जस्ट अ मिनट बेटा। पेज नंबर 8 है मैम, बालाजी बुक से। No, it's 31, page number 31. एक मिनट बेटा निकाल। मैम बालाजी पब्लिकेशन में ना पेज नंबर 8 में है ये। 8 नहीं बेटा 31 है, 31 पेज नंबर 31। अब भूपेंद्र मैम पेज नंबर 31 है बेटा। पर आज ना इसमें आपको कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें मैं नोट कराऊंगी जो आपके इन फ्यूचर जो आपका सीटेट होगा उसमें भी आएगी। जो लोग हरियाणा से वो एचटेट देते हैं, जो भी जिस स्टेट से है उसका टेट में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्याजे की थ्योरी ऑफ जीन प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो भी अपना रिसर्च की है, उसने अपने खुद के बच्चे के ऊपर उसने रिसर्च की है और उसके बाद उसने अलग अलग जो जीवन की जो स्टेजेस होती है उनके ऊपर उन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले नोट डाउन करो आप, प्याजे की थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले लिखो स्टेज थ्योरी। किस नाम से जाना जाता है इसको? स्टेज थ्योरी। आपका क्वेश्चन बन सकता है प्याजे का नाम लेके स्टेज थ्योरी बोल दे आपको। सेकेंड इसका नाम है डेवलपमेंट थ्योरी। थर्ड इसका नाम है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ ठीक है भाई। बाकी तीन नामों से भी इसको जाना जाता है। क्या क्या नाम है? स्टेज थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन प्याजे। स्टेज थ्योरी हिंदी में भी स्टेज थ्योरी बोलेंगे, डेवलपमेंट थ्योरी विकास सिद्धांत, या फिर तीसरा आपका जीन प्याजे का बौद्धिक विकास का सिद्धांत। इन तीनों में से कुछ भी दे दे तो आपको यही लिखना है, जबकि इसके बाकी के तीन नेम है वो पेपर में जरूरी है जीन प्याजे लिखे। वो आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन कर सकता है कि डेवलपमेंट थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन डेवलपमेंट थ्योरी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर डेवलपमेंट थ्योरी की बात आती है तो आपको जीन प्याजे वाली थ्योरी देनी है। ठीक है, जीन प्याजे जी कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू मेक ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये पहले साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे जिन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर एक सिस्टमैटिक तरीके से रिसर्च की। सिस्टमैटिक तरीके से कैसे की? क्योंकि इसने अपने खुद के बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे और फिर अलग अलग एज के अकॉर्डिंग, अलग अलग स्टेज के अकॉर्डिंग इसने हमें अपनी रिसर्च बताई। इसको हम क्या है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहाँ के थे ये? स्विट्जरलैंड के थे। फर्स्ट ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सिस्टमैटिक स्टडी की। इनको हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट।
उसके बाद है फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी इसको बोलते हैं, फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी इसको बोलते हैं, एंड इसको एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी इसको बोल सकते हैं। तो जो ये बात बताई है जीन पियाजे के लिए कि जीन पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। ये फर्स्ट ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च की। इसको हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं। अब आगे आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट? संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स हाउ चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड फिगर आउट थिंग्स। क्या है भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अर्थ? कि बच्चा कैसे सोचता है, चीजों को कैसे समझता है, ये होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट means how children think, explore and figure out things. ये क्या होती है? एक मेंटल प्रोसेस होती है। It is development of knowledge, skills, problem solving and disposition which help children to think about and understand the world around them. ये क्या है हमारा? It is development of knowledge. ये है हमारी नॉलेज, हमारे स्किल्स और जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग है और जो बच्चे के स्वभाव है उसका डेवलपमेंट है। उन चीजों को दिखाता है कि एक जो चाइल्ड है वह अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचता है और किस प्रकार वह समझता है, इसके बारे में ये संज्ञानात्मक थ्योरी दी गई है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? आगे आता है हमारा जीन पियाजे थ्योरी जहां से स्टार्ट होती है। पियाजे क्या थे? एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उन्होंने कहा ही सेड द चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बाय देमसेल्फ। उन्होंने कहा कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता। क्या है भाई? बच्चा अपने आसपास की चीजों को देखेगा, उसके अकॉर्डिंग उसके माइंड में क्या है, आइडियाज आएंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वह उस किसी चीज को लेकर डिसीजन लेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका he gave emphasis on biological ability which are enhanced from our parents. उन्होंने बोला कि जो जैविक क्षमताएं हैं, हमारी जो बायोलॉजिकल जो एबिलिटीज हैं, उनके ऊपर उन्होंने जोर दिया कि ये जो बायोलॉजिकल एबिलिटीज हैं ये हमें अपने पेरेंट्स से मिली। ठीक है, बच्चा क्या है? अपने आसपास की दुनिया से समझ का निर्माण करता है और फिर जो पहले से जानता है, जो वे अपने इन्वायरमेंट में खोजता है और उन्हीं के बीच के अंतर को अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। बच्चे की जो भी क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। उम्र के हर पड़ाव पर जो बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग जो पावर होती है वो अलग होती है। All children progress through a series of cognitive stages of development, just as a progressive thought a series of stages of physical development. सभी बच्चे क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेप के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस करते हैं। जैसे वे क्या है? उनका फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्टिंग में सबसे पहले इन्होंने बताया कि फिजिकल डेवलपमेंट, फिर उनका धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हुए बच्चा अपनी डेवलपमेंट करता है। According to Piaget, the rate at which children pass through these cognitive stages may vary, but boys and girls eventually pass through all the stages in the same order. Piaget के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला है कि बच्चा जिस रेट से कॉग्निटिव स्टेजेस से गुजरता है उसमें हो सकता है डिफरेंसेस हो, लेकिन बॉयज और गर्ल्स सभी स्टेप में एक ही क्रम में गुजरते हैं। ये हो सकता है कि जो स्टेजेस है उसमें डिफरेंस आ सकते हैं, लेकिन चाहे लड़का हो या लड़की, सबको डेवलपमेंट की हर एक स्टेज में से गुजरना ही पड़ता। ठीक है, अब जीन पियाजे ने क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे उसने कुछ लेवल बताए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट लेवल आता है उसका सेंस। इसमें है देयर आर 4 लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के
4 लेवल बताए हैं। सबसे पहले आता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, लेवल ऑफ लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 4 लेवल्स में बताए हैं। फर्स्ट है हमारा सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर पीरियड, सेकेंड है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड फोर्थ है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। देखिए फर्स्ट बताया इसने, प्याजे ने जो हमारे डेवलपमेंट है उसकी 4 स्टेज बताई है। सेंसरी मोटर स्टेज जिसको आप संवेदी पेशीय अवस्था बोलते हैं। दूसरा है आपका परी ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, स्थूल संक्रिया की अवस्था। एंड फोर्थ है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये होती है आपकी औपचारिक संक्रिया की अवस्था। अब इन्होंने क्या दिया गया है, अलग अलग प्याजे ने आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन जन्म से 2 वर्ष तक। हाँ जी, तो इसमें एज दे रखी है। जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो तो हमारे 0 से 2 ईयर के बीच की होती है। प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है वह 2 साल से 2 ईयर से 7 ईयर्स के अंदर होती है। आगे हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 to 11 ईयर होती है। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये हमारी 11 to 15 ईयर होती है। ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, ये हमारी 0 से 2 ईयर। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 ईयर एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 to 15 ईयर। बेटा इसको ना प्लीज साथ साथ आप क्या अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और साथ साथ इसको लिखिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जो चीज इम्पोर्टेंट होगी मैं आपको बता दूंगी कि वही चीज आपको लिखनी है, बाकी में नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं हम हमारी फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी संवेदना और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। कि बच्चा क्या है, वह जो भी फिजिकल एक्टिविटीज है उनके द्वारा वह सीखता है। आगे बच्चा जो भी उसकी इंद्रिया है उनके जरिए, यानी कि जो भी उसकी सेंस है, देखो नाम से ही पता चल रहा है सेंसरी मोटर पीरियड। बच्चा अपनी सेंस, आईज, नोज, ईयर, टंग, जो हमारी सेंस है, पांचों जो सेंस है, उनके अकॉर्डिंग बच्चा क्या करता है, सीखता है। स्पर्श करके, किसी चीजों को पकड़ के, हाथ लगा के, ठीक है, टच करके, आप क्या है नोज के द्वारा स्मेल को सुनता है। तो ये जो स्टेज होती है, ये जो स्टेज होती है, इसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट
और उसकी जो सेंस है उनके बीच में जो भी है हमारा उनके मध्य पारस्परिक आदान प्रदान होता है। और इस स्टेज में बच्चे के अंदर जो मेंटली जो एक्टिविटीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसमें और क्या क्या होता है, ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसको हम स्कीमा, ऑल्सो कॉल्ड स्कीमा स्टेज भी हम इसको बोलते हैं। इसमें बच्चा अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा सीखता है, लर्न बाय फॉलो, अनुकरण करके सीखता है। बच्चे क्या है बड़ों को देख के उनको फॉलो करके सीखते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंसी की ये स्टेज होती है, वस्तु स्थायित्व होता है। डेफर्ड परमानेंसी होती है, आस्थगित स्थायित्व होता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है बच्चे का, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। रिफ्लेक्स एक्शन होता है, प्रतिव्रत क्रिया देते हैं। और लिटिल मेमोरी ऑल्सो बिंग टू डेवलप, थोड़ी स्मरण शक्ति भी जो थोड़ी सी क्या है मेमोरी भी उनके अंदर डेवलप होने लग जाती है। अब इसमें भी जो हमारे प्याजे साहब हैं उन्होंने अलग अलग स्टेजेस पर अपने बच्चे की क्रियाएं नोट की। देखो सबसे पहले तो उसने बताया सेंसरी मोटर स्टेज हैज 6 सब स्टेजेस, इसमें भी उसने 6 अलग अलग स्टेजेस बताई। आपको ये सुनना है, ये 6 स्टेजेस आपकी बुक में नहीं दे रखी, पर एक बार और भी सुन लो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बर्थ से फर्स्ट महीने की 1 महीने तक रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है बच्चे की, सहज क्रियाओं की अवस्था होती है। 1 से 4 मंथ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन होता है उनका बच्चे का। 4 से 8 मंथ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन होता है। 8 से 12 मंथ सेकेंडरी स्कीमा कोऑर्डिनेशन स्टेज होती है। 12 to 18 मंथ ये क्या होती है उसकी डायरेक्टली सर्कुलर रिएक्शन होता है। 18 to 24 इन्वेंशन स्टेज इसको बोला। अब सबसे पहले आती है हमारी स्टेज 2 रिफ्लेक्स एक्टिविटी। स्टेज 2 रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जन्म से 30 दिन के अंदर बच्चा क्या करता है, बालक केवल ओनली रिफ्लेक्स एक्शन करता है, केवल प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। दूसरा सकिंग रिफ्लेक्स इज मोस्ट कॉमन। सकिंग रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, सिर्फ उसको चूसने का पता है, सिर्फ दूध पीना आता उसको, कुछ नहीं आता। ये उसका रिफ्लेक्स एक्शन में दिया गया कि जन्म से 30 दिन के अंदर बच्चे को सिर्फ दूध पीना आता है, सिर्फ उसका क्या है सकिंग रिफ्लेक्स वो देता है और कोई रिफ्लेक्शन इसमें नहीं हो पाता। दूसरे में 1 महीने से लेकर जब बच्चा 4 महीने तक की स्टेज में पहुंच जाता है तो क्या करता है, तो वह रिफ्लेक्स एक्शन आर रिपीटेड, जितने भी वह रिफ्लेक्स एक्शन उनको रिपीट करता है। दूसरा बिकम टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है। अब क्या है 4 मंथ की अवस्था में बच्चा क्या है अपने मम्मी को पहचानना शुरू कर देता है, ठीक है, तो उसके साथ वह कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा है 4 महीने का है, मैं उसको ऐसे मृत तो वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, देख रहा है, मुझे देख रहा है। आगे 4 to 8 मंथ उल्टा है, 4 से लेकर 8 मंथ की एज में बच्चा क्या है रिवर्स ऑब्जेक्ट पलटी मारना शुरू कर देता है बच्चा, ठीक है। खिलौनों को पटकने पर आने वाली ध्वनि बालक को रोचक लगती है, फिर क्या करता है बच्चा साउंड टू द बाय द टॉयज टोस्ट इंटरसेक्टिंग टू द चाइल्ड। 4 से लेकर 8 मंथ की जो एज होती है इसमें बच्चा क्या है टॉयज को ऐसे पकड़ के उससे जो आवाज निकलती है ना उसको बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, तो उसको बार बार पटकना टॉयज को अच्छा लगता है। उसके बाद जब वह 8 to 12 वाले मंथ में क्या करता है जनरलाइज ऑफ लर्न स्कीमा फ्रॉम वन सिचुएशन टू अदर, सीखे हुए स्कीमा का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में वह क्या करता है उसका जनरलाइजेशन करता है। टॉयज को छुपाने पर उसे ढूंढने का प्रयास करता है, ये वाली एक्टिविटी वो करता है। उसके बाद 12 से 18 मंथ के बीच में क्या करता है क्यूरियोसिटी मोटिव वेक अप, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है अपने टॉयज को लेकर, ठीक है। दूसरा वस्तुओं के जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको सीखना स्टार्ट कर देता है। और 18 to 24 मंथ्स में बच्चा क्या करता है न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन, अपने मेंटली तौर पर क्या है नई चीजों की खोज की अवस्था होती है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी, बच्चे के अंदर चीजों को पहचानने की और अलग अलग करने की चीजें उसको समझ में आने लग जाती है।
अब तक तो बच्चे को ये पता नहीं लगता था, 2 साल से पहले बच्चे को ये नहीं पता लगता कि दिन है या रात है, लेकिन जब मैं 2 साल का हो जाता है उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है कि अभी दिन है और अभी रात होने वाली है। ठीक है, तो ये थी मैम आपकी मैम एक मिनट, 12 से 18 मंथ में क्या आपने बोला था? 12 से 18 मंथ में बेटे तो बच्चे के अंदर क्रियोसिटी आ जाती है, और बच्चा क्या है, नई जो चीजें हैं उनको सीखने का प्रयास करता है। मैम एक बार नेम रिपीट कर देते हैं रिफ्लेक्स से लास्ट तक। एक मिनट फिर से करते हैं, देखो सेंसरी मोटर स्टेज एक बार फिर से देख लेना, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो क्लियर हो जाएगी। सेंसरी मोटर स्टेज ये हमारी 0 से 2 ईयर के बीच में होती है, यानी कि जन्म से 2 साल के बीच में होती है। इसको हम स्कीमा अवस्था भी बोल सकते हैं। बच्चे इसमें अपनी सेंस ऑर्गन के जरिए सीखते हैं। तीसरी बात, इसमें बच्चा फॉलो करना सीखता है, फॉलो करता है अपने पेरेंट्स को या जिसको भी वह देखता है उसी को देख के वह बिहेवियर करना शुरू करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी इसमें हो जाती है, देखो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे ये स्टेज खत्म होने वाली होती है 2 साल के करीब, तो इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है बच्चे का, रिफ्लेक्स एक्शन करता है बच्चा, और थोड़ी बहुत मेमोरी पावर भी उसके अंदर डेवलप हो जाती है इस स्टेज के अंदर। अब जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसको भी इसने सिर्फ 6 पार्ट में आगे डिवाइड कर रखा है, जो आपकी बुक में नहीं दे रखा बट इम्पोर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। ये बात, सेंसरी मोटर स्टेज को 6 भागों में बांटा है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी, मैम आप हिंदी में भी एक बार बता देंगे तो प्लीज। बेटा एक मिनट में यहाँ लिख रही हूँ। सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें सबसे पहले होती है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक्टिविटी, रिफ्लेक्स एक्टिविटी आपकी 0 से 1 मंथ, इसमें बच्चे को कुछ नहीं आता, सिर्फ चूसना आता है, सिर्फ दूध पीना आता है। उसके बाद है सेकंड प्राइमरी, प्राइमरी सर्कुलर मोशन, ये है आपकी 1 से लेकर 4 मंथ के बीच में। इसमें बच्चा क्या करता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन थे फर्स्ट में उसके रिफ्लेक्स एक्शन थे उसको रिपीट करता है, यानी कि ये चीज तो उसने दूध पीने वाली चीज यहाँ पे सीख ली थी, उसको रिपीट करता है। और दूसरा काम क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करता है। अगर हम बच्चे को 3-4 महीने का बच्चा है हम उसको बोलते हैं तो वो हमारी आवाज पर ध्यान देता है, ठीक है। तो दूसरी ये बात करता है, ये कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करता है। अगली है आपकी प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सर्कुलर मोशन, सेकेंडरी सर्कुलर मोशन, ये आपका होता है 4 से लेकर 8 मंथ तक। इसमें बच्चा क्या सीख जाता है भाई, अब बच्चा पलटना सीख जाता है, ठीक है। ऐसे हमने बच्चे को लगाया, वह पलटी मार के दूसरी साइड मिलता है हमें। इस स्टेज में बच्चा 8 मंथ तक ये चीजें वह सीख जाता है, पलटी मारना सीख जाता है, अपने खिलौनों को पकड़ना, ठीक है, पकड़ना और फिर उनको पकड़ के ऐसे फेंकना, ये बात भी है 8 मंथ तक, यानी कि किसी चीज को पकड़ना और फेंकना, ये चीज वो सीख जाता है इसमें। उसके बाद आपका टेरिटरी सर्कुलर मोशन, टेरिटरी सर्कुलर मोशन, इसमें बच्चा क्या करता है भाई, ये होता है 8 से लेकर 12 मंथ के बीच में।
8 से लेकर 12 मंथ के बीच में, इसमें बच्चा क्या है, छुपाने का, बच्चा खिलौने को छुपा कर उसके ढूंढने का प्रयास करता है। 8 से लेकर 12 मंथ के बीच में एक तो बच्चा क्या है, ऑलमोस्ट बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, पैदल चलना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात क्या करते हैं यहाँ पर में, अपने टॉयज को उठाकर छिपाना शुरू कर देते हैं या खुद भी छिप जाते हैं, ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आती है आपकी इन्वेंशन। एट टू 12 टेरिटरी सर्कुलर मोशन। और आगे आती है आपकी, नहीं बेटा ये जो बीच में थी ना, ये 8 से 12 नहीं है, ये 12 से 18 मंथ है। बीच में ये कोऑर्डिनेशन वाली स्टेज थी, वो छोड़ के मैंने कोऑर्डिनेशन स्टेज, कोऑर्डिनेशन स्टेज थी जो 8 से लेकर 12 थी, उसमें बच्चा खिलौनों को छुपाने और ढूंढने का प्रयास करता है। अब जो 12 से 18 मंथ है आपकी स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन, इसमें बच्चा क्या करता है, आपका क्रियोसिटी उसके दिमाग में आ जाती है। अब वह क्रियोसिटी मोटिव वेकअप, यानी कि उत्सुकता उसके अंदर जागृत हो जाती है। और सारी चीजें, यानी कि अब उसको अलग अलग टाइप के टॉयज के बारे में पता लग गया है, अब उसको नई नई टॉयज चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है इन्वेंशन स्टेज। इन्वेंशन स्टेज है आपकी 18 से लेकर 24 मंथ तक। अब बच्चा इसमें खोज करना शुरू कर देता है, अपने टॉयज को तोड़ता है, खोल के देखता है कि कैसे बने हैं, ये सारी चीजें देखता है इसके अंदर। तो ये ही आपकी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर अलग अलग स्टेजेस, ठीक है, क्लियर है एवरीवन? यस मैम। उसके बाद आती है हमारी सेकेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारी कितनी वाली है, 2 से लेकर 7 ईयर। इसको भी इसने 2 टाइप से डिवाइड किया है, प्री कंसेप्चुअल स्टेज और इंटेटिव स्टेज, ठीक है भाई। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और अंतर्देशीय अवधि। सबसे पहले देखिए, देखो होता क्या क्या है इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में, 2 साल से लेकर 7 साल के बीच में होती है। चाइल्ड स्टार्ट इमेजिनेशन। अब 2 साल से 7 साल के बीच में बच्चा कल्पना करनी शुरू कर देता है, चीजों को इमेजिन करना शुरू कर देता है। उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज में। आगे थॉट स्टार्टेड कमिंग, उसके दिमाग में अलग अलग प्रकार के थॉट आना शुरू हो जाते हैं। चाइल्ड थिंकिंग इरेशनल, बच्चे की जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ जाती है यहाँ पर। स्टार्ट नेमिंग ऑब्जेक्टिव, बच्चा वस्तुओं के नाम लेकर बोलना शुरू कर देता है। स्कूल गोइंग एज, स्कूल में जाने की एज हो जाती है बच्चे की। द चाइल्ड इज अनेबल टू थिंक लॉजिकल, हाँ लेकिन बच्चा लॉजिकल चीजें नहीं सोच पाता, रीजनिंग पावर अभी तक उसमें नहीं आती। बच्चा खुद से बातें करता है, टू चाइल्ड टॉक टू हिमसेल्फ, मोनोलॉग इसको बोलते हैं, बच्चा खुद से बातें करता है। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रतिबद्धता की इस एज में कमी हो जाती है। बालक चीजों को समझना शुरू कर देता है, जो चीजें ना ऑब्जेक्ट जो खिलौना, उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। लिविंग टू फेरी टेल वर्ल्ड, बच्चों के लिए ये परियों की कहानियों जैसा संसार होता है इस एज में। सिंबॉलिक थॉट होते हैं, चीजों को अब भी क्या है वह माइंड में ऐसे नहीं, बस चीज को देखकर उसके अंदर उसको रिलेटेड जो भी विचार है वो डेवलप होते हैं। आगे बालक क्या है, क्रियोसिटी डेवलपमेंट स्टेज, चाइल्ड क्रियोसिटी डेवलपमेंट स्टेज इसको बोल सकते हैं। एनिमिज्म, अंडरस्टैंडिंग नॉन लिविंग थिंग एज लिविंग, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है इस स्टेज के अंदर। उसके बाद ईगो सेंट्रिक एज भी इसको हम बोल सकते हैं। इसमें बच्चे को ये द चाइल्ड बिलीव दैट यू आर द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड अस, बच्चा ये मानता है कि बालक ब्रह्मांड का सेंटर है और पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूम रही है।
ठीक है। द चाइल्ड मदर इज ओनली हिज मदर, बालक के अंदर ये हो जाता है कि मेरी माँ सिर्फ मेरी है, दूसरे की मम्मी नहीं है। ये दो बच्चे हैं, अगर एक पेरेंट के दो बच्चे हैं तो जो छोटे वाला है वो बच्चा ये बोलेगा नहीं ये तो मेरी मम्मी है, बड़े वाला बोलेगा तो मेरी मम्मी है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर ये होता है ये सिर्फ मेरी माँ है। और एक लास्ट पॉइंट, मैजिकल थिंकिंग इस एज में आते हैं। ठीक है, तो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या आती है, बच्चा इमेजिन करना शुरू कर देता है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है, थॉट आना उसके दिमाग में शुरू हो जाते हैं, बच्चे की और क्या है, बच्चा वस्तुओं के नाम लेकर लेना शुरू कर देता है, स्कूल में जाने की एज हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग में नहीं सोच पाता, खुद से बातें करना शुरू कर देता है, चीजों को समझना शुरू कर देता है, फेरी टेल जैसा उसको अपना वर्ड लगता है, सिंबॉलिक थॉट उसके अंदर होते हैं, बालक की क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट स्टेज बोलते हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं में डिफरेंस करना वह सीख जाता है, और उसको एक मैजिकल थिंकिंग लगती है, और उसके दिमाग में ये होता है कि उसकी माँ सिर्फ उसी की मम्मी है और किसी की मम्मी नहीं है। ठीक है, तो इस स्टेजेस में ये सारी चीजें होती हैं। अब इस स्टेजेस में भी दो स्टेजेस ने बताई थी, प्री कंसेप्चुअल और इंटेटिव पीरियड्स। प्री कन्वेंशनल होते हैं 2 से 4 साल के बीच में, और इंट्यूटिव पीरियड होता है 4 से 7 साल के वर्ष में। तो 2 से 4 तक वह क्या सीखता है, एनिमिज्म, जीववाद, ईगोसेंट्रिक और लैक ऑफ रिवर्सेबल थिंकिंग। रिवर्सेबल थिंकिंग मैंने उसे कोई क्वेश्चन किया तो उसका रिवर्स ऑप्शन वह नहीं दे पाता। और इन्यूटेटिव पीरियड में सेंट्रलिज्म, केंद्रीयकरण सीखता है, थिंकिंग ऑफ नॉन सिस्टमैटिक। तो ये सारी चीजें, यानी कि बालक निकट और दूर की वस्तुओं को पहचानने लगता है, वस्तुओं का नाम लेना शुरू कर देता है, एक घटना पर विचार करने के लिए एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है। तो सेकंड वाली स्टेज समझ में आ गई। फर्स्ट थी हमारी कौन सी, सेंसरी मोटर स्टेज, एंड सेकंड है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब हम चलते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं थर्ड स्टेज पर मूव कर रही हूं। अब देखो भाई, थर्ड स्टेज है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमारी क्या है, 7 to 11 ईयर ये होती है। मैम प्री ऑपरेशनल स्टेज में इसमें तो 2 से 6 साल तक है ना? नहीं बेटा, 7 साल तक, 2 से 7 7 साल। ओके मैम। 2 से 7 साल। अगली है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे का क्या क्या हो जाता है, कंजर्वेशन, ये होती है हमारी 7 से 11 साल। दूसरा नंबरेशन, न्यूमरेशन, पढ़ाका, सिविलाइजेशन, क्लासिफिकेशन, एंड रिलेशनशिप।
देखो बेटा, मैम इसमें आपकी ये मैम चीजें एक मिनट, हेलो मैम, हाँ जी, बोले बुक में गलत लिखा हुआ है क्या? क्या? जैसे 7 मतलब 7 से 12 दिखा रहा है, आप 7 से 11 लिखे हैं। उससे पहले वो 2 से 6 था, आप 2 से 7 बता रहे हैं, तो हम आपकी वाली फॉलो करें ना मैम? हाँ जी बेटा, पता है क्या है, अलग अलग बुक में अलग अलग, मैं तुम्हारी ये जो बुक है ना चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके साथ साथ जो टेक्स्ट बुक होती है कॉलेज की वो भी साथ लेके चलती हूँ। मैम वो जरा टेक्स्ट बुक दिखाइएगा, मतलब वैसा देख के हम लोग भी ले सकते हैं कि नहीं? नहीं, आप सिर्फ ये वाली लो अपनी बालाजी पब्लिकेशन वाले, उसमें मैं सेम, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही आपको नोट कराती हूँ और ज्यादा उसमें से नहीं पढ़ाती, उसमें से सिर्फ वो क्वेश्चन मैं कराऊंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। ओके मैम। ठीक है, मैम तो मैं बुक में काट रहा हूँ, जहाँ जहाँ गलत है वहाँ वहाँ आपका डिजिट डाल रहा हूँ। हाँ जी, ये 7 से 11 लिख लेना आप लोग। चलो अब देखो इसमें क्या क्या हो जाता है आपकी। सबसे पहले तो इसमें बच्चा लॉजिकल सीखना शुरू कर देता है। बच्चा क्या है भाई, डिसेंट्रिक बिकम डिसेंट्रिक हो जाता है। साइन ऑफ कंजर्वेशन, बाल संरक्षण की अवधारणा सीख जाता है। कंप्लीट नॉलेज यानी कि हाफ कंप्लीट नॉलेज, आधा पूर्ण ज्ञान हो जाता है। एनालॉजी क्षमता का ज्ञान हो जाता है। रिवर्सेबल स्टेज हो जाती है ये। चाइल्ड लर्न क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना सीख जाता है बच्चा। सीक्वेंस में लिखना सीख जाता है। लॉजिकल प्रोग्रेशन हो जाती है उसकी। कॉन्क्रीट थिंकिंग स्टार्ट, मूर्त चिंतन आरंभ हो जाता है। सबसे पहले देखो भाई आपका कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होती है, वह नॉलेज जो किसी भी कोई पदार्थ में परिवर्तित हो जाने के बाद भी मात्रा संख्या बार और आयतन समान है। कंजर्वेशन को क्या बोला है इसने, कोई भी वस्तु है आपकी जो वह क्या है चेंज हो जाती है तो उसके बाद भी जो उसकी क्वांटिटी है, जो उसका सीरियल नंबर है, जो उसका वेट है, वो क्या है समान रहता है। तो ये क्या कहलाती है, कंजर्वेशन कहलाती है। तो इसमें ये बोला गया है कि प्याजे ने विभिन्न अवस्थाओं में बालक को बिठाकर उनके सामने 2 कांच के जार लिए। अब उन्होंने क्या है एक एक्सपेरिमेंट किया, 2 कांच के जार लिए, एक जार पतला लेकिन लंबा और दूसरा चौड़ा और छोटा था। उसे पहले जार में पानी भर दिया और फिर उसे पानी को चौड़े जार में डाल दिया। चौड़े जार में पानी डालने पर जार की अपेक्षा कम ऊंचाई में आया क्योंकि वह चौड़ा था। प्याजे ने अलग अलग आयु के बालकों को एक एक करके पानी की मात्रा के बारे में पूछा। पहले से जो कॉन्क्रीट अवस्था में थे बच्चों ने बताया कि पहले जार में पानी अधिक है, परंतु जो इस स्टेज में आगे हुए बालक बोले बताया कि पहले जार में पानी अधिक है, परंतु जो हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बालक उन्होंने बताया कि दोनों में पानी बराबर मात्रा में है। अब देखो भाई कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, आप कोई भी वस्तु ले लो उसका अगर आप रूम में चेंज कर देते हो तो भी उसका जो वेट है वो एक जैसा है, सारी चीजें एक जैसी है। यहाँ पर 2 चीजें क्या चाहिए, एक तो ये गिलास लिया, इसमें पानी इतना भर दिया और सेम ये ऐसा लिया, ये थोड़ा चौड़ा लिया, लेकिन दोनों में पानी सेम था, दोनों में उसने पानी सेम डाला। ठीक है, जो पहले वाले स्टेज वाले बच्चे थे, कंजर्वेशन का मतलब यहाँ पर ये समझाया गया कि बच्चे को डिफरेंस समझ में आ गया। पहली स्टेज वाले से पहले स्टेज वाले बच्चे बोलते हैं उनको हाइट में ये बड़ा दिखा तो बोले नहीं इसमें पानी ज्यादा है, और जो कॉन्क्रीट स्टेज वाले बच्चे हैं उनको कंजर्वेशन का टॉपिक समझ में आ गया कि भाई ये चौड़ा गिलास है और ये पतला गिलास है तो पानी दोनों में बराबर है। ठीक है, ये होता है कंजर्वेशन का टॉपिक। तो दूसरी स्टेज वाले बच्चे बोलते हैं कि दोनों के दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लासेस में पानी सेम है। ठीक है, तो ये है कंजर्वेशन की कोई भी वस्तु है अगर उसके हम रूप में परिवर्तन कर दें लेकिन उसकी क्वांटिटी में, उसका जो सीरियल नंबर है, जो उसका वेट है, जो उसकी वॉल्यूम है वो सारी सेम है। ठीक है, कंजर्वेशन का समझ में आ गया बेटा पॉइंट। उसके बाद आता है आपका न्यूमरेशन, संख्या बोध।
इस अवस्था में बच्चों को क्या काउंटिंग की भी पूरी नॉलेज हो जाती है, वह अलग अलग वस्तुओं को सीख जाते हैं, क्योंकि बच्चा क्या है, स्कूल में जाने की एज हो गई है बच्चे की, स्कूल में जाने की एज क्या होगा, पिछली स्टेज पे ही हो गया था, अब बच्चे को अच्छे से काउंटिंग भी आने लगती है। आगे सीरियलाइजेशन, प्याजे के अकॉर्डिंग इस अवस्था में बालक अलग अलग वस्तुओं को सीरियल वाइज लगा सकता है। खिलौनों को क्या है, उनके आकार के अकॉर्डिंग पहले छोटा फिर उससे बड़ा, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना उसको आ गया। अब आ जाता है क्लासिफिकेशन। इस एज में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में अनेक प्रकार से क्लासिफाई सीख लेता है। एक जैसी कलर की वस्तु एक साथ रख रहा है, एक जैसा साइज वाली वस्तु एक साथ रख रहा है, तो इस प्रकार इस एज में बच्चे को क्लासिफिकेशन करना भी आ गया। उसके बाद आता है आपका रिलेशनशिप। इस एज में बालक जो भी आपका कार्य और कारण है उसके बीच में अच्छी तरह से समझने लगा है कि कोई काम खराब हुआ है तो वह किस कारण से हुआ, क्योंकि बच्चे की एज क्या है, अब 7 से लेकर 11 यानी कि 4th 5th के आसपास आ गया बच्चा, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसने यहाँ पे सीख ली है। उसके बाद आते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो आपकी 11 से 15 वर्ष तक होती है। इसको हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का दूसरा नाम एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी होता है। इसमें बच्चे को क्या है, मूढ़ चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी स्टार्ट हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और आपकी जो थी कॉन्क्रीट का तो मतलब होता है चीजों को सामने देख के उसके बारे में बताना, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, अब बच्चे को चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, अब वह दिमाग में उसकी पिक्चर अपने आप क्रिएट कर लेता है और उसके बारे में बताता है। अब देखो एक छोटा बच्चा, उसको हम हाथी के बारे में पूछते हैं तो उसके दिमाग में अभी अमूर्त चिंतन शुरू नहीं हुआ है, तो इसमें अब हमें स्टेज पे फॉर्मल पे बच्चे का क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। हमने हाथी का नाम लिया, बच्चे के माइंड में पिक्चर आ गई एलिफेंट की, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, अमूर्त चिंतन। अब इसमें क्या है भाई, आपका बच्चे का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इस एज में स्टार्ट हो जाता है। आगे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो जाती है उसकी शुरू, रियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी कम टू थॉट, उसके सोच में क्या है, उसके चिंतन में उसकी रियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी नजर आती है, और रीजनिंग पावर भी अब बच्चा सीखना शुरू कर देता है। इस स्टेज पर बच्चा रीजनिंग पावर भी उसको आ जाती है, रीजनिंग के क्वेश्चन निकालना ऐसे भी उसको सीख जाता है। और क्या क्या है भाई, क्या क्या बताया गया फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज को, रीजनिंग पावर सीख गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग की समस्या की क्षमता उसके अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाती है, वास्तविक कौन सी चीज रियल है और कौन सी चीज इमेजिन की हुई है उसमें डिफरेंस करना सीख जाता है, उसके रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उसका काल्पनिक परिस्थितियों में कैसे प्रयोग करना है ये भी सीख जाता है। और क्या है, जो भी हाइपोथेसिस है वो भी विकसित करना। हाइपोथेसिस का मतलब कोई भी चीज मैंने बोली तो उसकी पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करना में सीख जाता है। जो जो उसके सामने विसंगतियां यानी कि जो जो बीच में बाधाएं आ रही है उनको समझने की भी कोशिश कर रहा है, और बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें सीख जाता है। तो अब हम एट लास्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि बच्चे के अंदर रीजनिंग और थिंकिंग की पावर उसके अंदर आ जाती है। अब कार्य को वह समझकर करना शुरू कर देता है। इस प्रकार बालक का विकास एक नागरिक के रूप में होता है, ठीक है। तो ये था हमारी चारों स्टेज। अब इसमें और क्या क्या बताया है, यूज ऑफ नॉलेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए क्या क्या है भाई, जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका ज्ञान शिक्षक को विभिन्न आयु वर्ग की विशेषताओं के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक करता है। यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो स्टेजेस हैं, अब देखो भाई बच्चे का तो देख लिया हमने, कौन कौन सी स्टेज पढ़ी है अभी हमने, बताना जरा। उसके बाद मैं ये बता रही हूँ आपको, यूज ऑफ नॉलेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर टीचर। सेंसरी मोटर पीरियड, हाँ जी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, हाँ जी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल। ओके। अब बेटा इन 4 स्टेजेस में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ।
मैम मैम जैसे कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में डिफरेंस बताना होगा तो उसमें कंक्रीट में हम मतलब इमेजिन नहीं कर पाता बच्चा। नहीं, उसमें इमेजिनेशन पावर शुरू हो जाती है लेकिन इतनी नहीं होती। उसमें बच्चा सिर्फ कॉन्क्रीट जो उसके सामने जो चीज है उसको देखकर वह सारी चीजें बता पाता है। और इसमें एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अब वह इमेजिनेशन करके भी उस चीज के बारे में बता सकता है फॉर्मल स्टेज में। अब आइए, यूज ऑफ नॉलेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर टीचर। भाई बच्चे के टीचर के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? एक तो देखो, जब टीचर है वह मान लीजिए टीचर है जो आपको सेकंड क्लास में भी पढ़ाता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ क्लास तक पढ़ा रहा है टीचर, तो उसमें क्या है, सेकंड क्लास का जो स्टूडेंट है वो तो क्या है, दूसरी स्टेज में आ गया आपका। दूसरी स्टेज कहाँ तक है, यानी कि एक बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है और दूसरा फॉर्मल में आता है। ठीक है, यानी कि फिफ्थ क्लास वाला बच्चा आपका कॉन्क्रीट में आ रहा है और सिक्स्थ वाला किस में आ रहा है, फॉर्मल में, या सेवंथ वाला फॉर्मल में आ रहा है। तो टीचर को क्या करना पड़ता है, उनकी एज के अकॉर्डिंग सिलेबस डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे इस क्लास में बच्चे को ये समझाना है। तो टीचर के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट जरूरी है। आप देखो, आपने अब तक तो ये साइकोलॉजी नहीं पढ़ी थी, अभी बीएड में आप लोग पढ़ रहे हो क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो। और टीचर बनने जा रहे हो तो आपको हर ग्रुप के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आप सेकंड क्लास को पढ़ा रहे हो, थर्ड फोर्थ, किसी भी एज ग्रुप में आप पढ़ा सकते हो। ठीक है भाई, तो इसीलिए आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है ताकि जब आप टीचर बनो तो उस टाइम पे आप उसी एज के अकॉर्डिंग बच्चे का क्या है सिलेबस डिसाइड करना है। इसलिए पहले ही आपको इस कोर्स के ड्यूरिंग आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। नहीं तो हम विदाउट बीएड जब हम करते हैं तो कोई बच्चा जिसके पास साइकोलॉजी है ना वो तो पढ़ लेता है साइकोलॉजी के बारे में, और जो बच्चे कोई कॉमर्स से आया है, कोई साइंस से, कोई आर्ट्स स्ट्रीम से, तो जिसके पास साइकोलॉजी नहीं है उसने ये सारी चीजें नहीं पढ़ रखी, उनके लिए ये फर्स्ट टाइम होता है। तो ये किस लिए होता है, ताकि हम क्या है अलग अलग स्टेजेस के बच्चों के आधार पर डिफरेंस करना सीख जाए। इसलिए टीचर के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जानकारी होना जरूरी है। दूसरा, डिफरेंट एज के जितने भी बच्चे हैं उनके बिहेवियर को समझने के लिए भी ये हमें गाइडलाइंस देता है। अब हमने अलग अलग जो लेवल थे वो पढ़े तो उसमें हमें पता लगा कि बच्चा किस लेवल पे कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है हमें। तो ये बिहेवियर भी हमें क्या है इस थ्योरी से, इसलिए एक टीचर को कॉग्निटिव डेवलपमेंट की नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद बताया है बालकों के यानी कि जितने भी बच्चे हैं उनके बिहेवियर में वांछनीय चेंज लाने हेतु आवश्यक विधि और तकनीकों के चयन में ये सहायक होगा। अगर मुझे बच्चे के बिहेवियर में चेंज लेके आना है तो मुझे कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करनी है, उसके लिए हमें इसकी नॉलेज होना जरूरी है। आगे है, इसके ज्ञान से अध्यापक की को करिकुलम एक्टिविटी और एक्सपीरियंस के चयन और प्लानिंग में सहायता मिलती है। इससे टीचर को क्या है, आपने कोई भी एक्टिविटी उसको करनी है या एक्सपीरियंस के आधार पर कोई भी प्लानिंग करनी है तो उसमें उसको हेल्प मिलती है। यह टीचिंग की क्या है उचित विधि के निर्धारण में सहायक है कि मुझे मेरी क्लास में कैसा मेथड फॉलो करना है। टीचिंग मेथड में भी ये लगा लो, मैं आपको लेक्चर मेथड के थ्रू समझा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं यही लेक्चर अगर फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में सुनाने लग जाऊं तो क्या वो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। उनको तो या तो हम क्या है ऐसे एक्सप्रेशन करके सिखा सकते हैं या फिर हम विद म्यूजिक या टॉयज दिखाकर उसको सिखाते हैं, प्ले वे मेथड से हम उसको सिखाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेजेस ये डिसाइड करने में भी हेल्प करती है कि हमें किस स्टेज पर कौन सा मेथड हमें यूज करना है। जैसे स्टार्टिंग की जो स्टेज है वहां पर तो हम प्ले वे मेथड यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली जो स्टेज होती है हमारी उस पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करते हैं और अपर क्लासेस में हम लेक्चर मेथड का हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है लर्निंग को सार्थक बनाने हेतु उचित एनवायरनमेंट क्रिएट करने की सहायता करता है। अगर हमें अपनी लर्निंग को बेटर बनाना है
तो उसके लिए भी क्या है, हमें इन स्टेजेस को समझना होगा, तभी हम अपनी क्लास में बेटर इन्वायरमेंट और अपने बच्चों को समझ पाएंगे। उसके बाद आता है इसके अध्यापक क्या है, इसी डेवलपमेंट की सहायता से बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट करने में भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पाठ्य पुस्तकों के चयन में सहायक है। ठीक है, कि बच्चे को कौन कौन सी बुक्स क्या है जरूरी है, उनके सिलेक्शन में भी टीचर सहायता करता है। इसकी सहायता से अध्यापक को यह ज्ञात हो जाता है कि एक विशेष प्रकार की पढ़ाई और कार्य जिन्हें करने के लिए कुछ विशेष मानसिक शक्तियों की आवश्यकता होती है, उपयुक्त समय पर उन पावर्स के डेवलपमेंट होने पर ही प्रारंभ कराने चाहिए। अनावश्यक शीघ्रता और देरी दोनों ही इस अवस्था में हानिकारक सिद्ध हो सकती है। यानी कि 36 में बताया गया है कि इसकी सहायता से टीचर को ये पता लगता है कि हमें कुछ स्पेशल तरीके से पढ़ाई करवानी चाहिए या कुछ ऐसी मेंटल एबिलिटीज की आवश्यकता होती है जो क्या है हमारी डेवलपमेंट में आवश्यक होती हैं। तो हमें किस तरीके से क्लास में बच्चों को पढ़ाना है ताकि वो इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए उस चीज को। उसके बाद आता है टीचर। एक टीचर ही होता है जो अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, अगर हम एक बच्चे को बार बार बोलते ना निकम्मा निकम्मा, तो कुछ नहीं कर सकता। वो बच्चे के दिमाग में वो कंसेप्ट बैठ जाता है, फिर वह कुछ करता होगा तो भी बोलेगा अरे यार मैं तो कर ही नहीं सकता ये चीज। और अगर हम बच्चे को बार बार मोटिवेट करते हैं तो वह बच्चा क्या है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। एक बच्चा बिल्कुल काम नहीं करता, हम उसको बोलते हैं बड़े प्यार से बेटा तू कर सकता है, तू बहुत अच्छा है, तू ऐसे कर सकता है, डेली उसको मोटिवेट करेंगे तो बच्चा क्या है, उसके दिमाग में ये बात आ जाएगी हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अध्यापक इस अवस्था में आने वाली विभिन्न समस्याओं जैसे झूठ बोलना, बहाने बनाना, इधर उधर की बातें करना आदि पर कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार क्या है, अध्यापक मानसिक वृद्धि एवं विकास के सभी पहलुओं को विभिन्न स्तरों पर होने वाले सामान्य और विशिष्ट परिवर्तनों को ध्यान में रखता है कि किस स्टेजेस पर कैसा क्या चाहिए, हमें क्या क्या चेंजेस चाहिए, उन चीजों के बारे में पता लगता है। अब इसमें एक दो चीजें और है इंपॉर्टेंट, आपके अकॉर्डिंग इतना कंप्लीट हो गया है। दो चीजों का और जिक्र होता है इसके अंदर आपका, एक तो होता है मैच्योरेशन का, स्कीमा का, ठीक है, स्कीमास का, अडेप्टेशन का, अकोमोडेशन का एंड एसिमिलेशन का। ठीक है, और इक्विलिब्रिएशंस, डिसेंट्रिंग एंड कंजर्वेशन। एक मिनट रुको, नेटवर्क इश्यू आ रहा है क्या? नहीं मैम क्लियर है। नहीं वो मैम कहीं गई है ना, अब आ गई। अरे नहीं वो बीच में ना बच्चे शोर कर रहे थे, उनको भूल गया एक बार। देखो अब ये पॉइंट सिर्फ आप समझ लो, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। क्या क्या वर्ड यूज करता है, ये आ जाता है। स्कीमा वर्ड किसने यूज किया है, स्कीमा वर्ड यूज किया है जीन पियाजे ने। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा का मतलब होता है स्कीमा इज ए ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ नॉलेज फॉर ए सब्जेक्ट और इवेंट। किसी भी सब्जेक्ट या घटना के लिए ज्ञान की एक संगठित इकाई। स्कीमा क्या होता है, कोई भी इवेंट होता है या कोई भी घटना जब हम उसको याद करते हैं ना तो वो स्कीमा कहलाती है। ठीक है, बच्चा शादी में गया, उसको याद है कि वहां पर ऐसे फंक्शन था, हमने ऐसे खाना खाया, डांस किया, उसने अपने दिमाग में रखा ये स्टोर, तो ये क्या है, स्कीमा। ये क्या है, हमारे पिछले अनुभव के आधार पर आधारित होता है। ये हमारी वर्तमान में एट प्रेजेंट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको दिखाता है। एक आता है आपका स्कीमर्स। स्कीमर्स अरेंज्ड पैटर्न टू नो एज स्कीमा। स्कीमर वो होता है जो हमारे स्कीमा में यानी कि वस्तुओं को किस पैटर्न में उसने हमें समझ में रखा है उसको हम स्कीमास बोलते हैं। ठीक है, एक अरेंज्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग चीजों को याद रखना स्कीमास होता है। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी, इसमें स्कीमा आ जाता है। एक एसिमिलेशन पेपर में जरूर आता है, एसिमिलेशन, अकोमोडेशंस। मैम नोट डाउन कर दीजिए। चीजों को देखना
और फिर उनको रिकॉल करना, याद रखना। मैम ये स्कीमा और स्कीमस की स्पेलिंग भी लिख दीजिए प्लीज। मैम नोट डाउन कर दीजिए ना, क्या डाउन करूं? ये जो बताएं स्टेप्स। नो डाउन, नो डाउन नहीं सुना मैंने, सिर्फ डाउन डाउन सुना। तो क्या डाउन करना नहीं। सीमा, ये तो ऑलमोस्ट एक जैसी टर्म है, इसमें तो चीजें हमें याद रहती है और इसमें एक सिस्टमैटिक वे में चीजें याद रखना, वो स्कीमास होता है। उसके बाद आता है आपका अडेप्टेशन, अनुकूलन, एसिमिलेशन, मैम ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं। हाँ जी, इसमें से जो ये एक तो एसिमिलेशन वाला टॉपिक बहुत आता है, ये मैं साथ साथ इसलिए करा रही हूँ बेटा, देखो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो गया जीन प्याजे की थ्योरी, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। एक तो सीमा वाला क्वेश्चन हर बार आता है, सीटेट आप अभी नहीं तो अगली बार जरूर दोगे। सीमा वाला क्वेश्चन आता है, एसिमिलेशन वाला क्वेश्चन आता है कि एसिमिलेशन क्या होता है, बस ये आता है और कुछ नहीं आता। एकोमोडेशन, ये चार पांच टर्म है जो प्याजे ने यूज कर रखी है अपने इस थ्योरी को एलोबरेट करने के लिए। मैम स्कीमा और स्कीमस एक कितने बार मार्क्स समझा का आता दीजिए। होगा ये? क्या कितने मार्क्स का आता होगा ये? बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका हर बार। सीटेट में पूछ लिया स्कीमा वर्ड किसने दिया है, जब आप नहीं सुना होगा तो आप कहां से बताओगे किसने दिया है। मैम एक बार और बता दीजिए स्कीमा और स्कीमस। अब मैं इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा सभी को, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, कोई भी घटना घटी है या बच्चा मान लीजिए मैरिज में जाता है, किसी भी फंक्शन में जाता है, तो वहां की चीजें उसको याद रहती कि भाई मैं वहां गया था, ऐसे गया था, तो ये होता है स्कीमा। और स्कीमास क्या होता है, स्कीमास का मतलब बोला है उसने, भाई मैं शादी में गया, जाकर मैंने वहां पे कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद मैंने डांस किया, उसके बाद मैंने खाना खाया, उसके बाद, यानी कि चीजों को एक सिस्टमैटिक वे में याद रखना, वो स्कीमास कहलाता है। ठीक है, बस इतना ही है। उसके बाद आता है आपका अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है भाई आपका, अडेप्टेशन इज द टेंडेंसी टू एडजस्ट टू द इन्वायरमेंट। अडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, यानी कि अपने अनुकूलन वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की प्रवृत्ति को बोलते हैं अडेप्टेशन। आपको जैसा इन्वायरमेंट मिला आप वैसे ही इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाते हो, ठीक है। ये टेंडेंसी इज इनेटिव, इनेट,
यह प्रवृत्ति क्या होती है, हमारी जन्मजात होती है कि बच्चे को जैसे इन्वायरमेंट में हम रखेंगे बच्चा वैसे ही इन्वायरमेंट में रहना सीख जाता है। ये अडेप्टेशन की प्रोसेस होती है। It is the process by which human match the original experience and new one which may be not fit together। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा मनुष्य मूल अनुभव और नए अनुभव में मेल खाता है जो एक साथ फिट नहीं हो सकते हैं। पुराने एक्सपीरियंस को देखता है और नए एक्सपीरियंस को देखता है। देखो कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो ठंड में आप देखते होंगे, जो जैसे भट्ठे वगैरह पर जहाँ पर ईंटें बनती हैं उनके बच्चे हमेशा ठंडे पानी में नहाते हैं। हमारे बच्चे जैसे ही सर्दी शुरू होती है हम उसको गर्म पानी से नहलाना शुरू कर देते हैं। तो एक बच्चा जो ठंडे पानी में नहाता है वो कम बीमार पड़ता है बजाय कि जो एक बच्चा गर्म पानी से नहा रहा है, क्योंकि उसको क्या है, इन्वायरमेंट को सहन करने की पावर उसके अंदर आ गई है, उसने एडजस्ट करना सीख लिया है। ठीक है। और एक बच्चा जो गर्म पानी से नहा रहा वो एकदम से नहा के निकलता, ठंडी हवा लगती है उसको हो गया कोल्ड। ठीक है। तो ये क्या है, अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करना अडेप्टेशन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, स्कीमा में फिट होने के लिए नई जानकारी को संशोधित करते हैं हमने जो पहले से जानते थे। एसिमिलेशन का मतलब आत्मसातकरण करना। जो स्कीमा में आपने जो नॉलेज इकट्ठी की थी ना उसमें कुछ नई चीजें और ऐड कर देते हैं हम। अब बच्चा छोटा था उसने सिर्फ ये देखा कि वहां पर हमने शादी में खाना खाया, डांस किया, बस आ गए अब तो मजे करके। अब इसी पे एक नई चीज और जोड़ दी। क्या जोड़ी, भाई शादी में खाना भी खाते हैं ऐसे भी, चलो अब फिर वहां पे शादी में सगाई भी होती है, सामान भी कुछ दिया जाता है और जाते समय जितने जो भी गेस्ट आते हैं उनको मिठाइयां भी दी जाती है। अब ये 2-3 चीजें और नई ऐड कर दिया आपने। ठीक है। तो ये क्या होता है, एसिमिलेशन। अपनी पुरानी जानकारी में कुछ नई चीजें और ऐड कर देना, ये क्या कहलाता है आपका एसिमिलेशन। ठीक है। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बच्चे को हमने ना काले रंग की ड्रेस पहना दी तो बच्चे के दिमाग में ये बैठ गया कि सारी ड्रेसेस काले रंग की होती है, लेकिन जब वह मार्केट में गया ना तो उसने लाल रंग की, येलो कलर की, पता नहीं कितने कलर की ड्रेसेस देखी। हाँ तो उसने दिमाग में सोचा हाँ भाई सिर्फ ब्लैक कलर की ड्रेस नहीं होती, बाकी कलर की भी ड्रेस होती है। तो जो नया पॉइंट उसने दिमाग में बिठाया वो क्या कहलाया, एसिमिलेशन। उसके बाद आया अकोमोडेशन। Accommodation का मतलब क्या है, the process of accommodation involve altering one existing schema as a result of new information of new experience। Assimilation, accommodation, समाविष्टीकरण, नई जानकारी और जो हमारे एक्सपीरियंस है उसके फलस्वरूप किसी के मौजूद स्कीमा में चेंजेज करना शामिल होते हैं। Accommodation यानी कि स्कीमा में जो पुरानी जानकारी थी उसमें जो नई जानकारी हमने एसिमिलेशन के द्वारा ऐड की, तो ये जो पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ने तक का जो सफर है वो एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है। अगर सरल शब्दों में बोले तो असंतुलन के कारण जोड़ तोड़ यानी कि कुछ भी और नया जोड़ तोड़ करना वो इसके अंदर आ गया। जैसे एक बच्चे के पास पक्षियों के लिए एक स्कीमा होता है, फिर वह विमान देखता है, उड़ता है, लेकिन उसने यह पक्षियों के स्कीमा में फिट नहीं होगा। देखो एक छोटे बच्चे ने देखा कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं, उसको ये नहीं पता था कि एरोप्लेन भी आसमान में ही उड़ता है। उसने दूर से देखा कुछ उड़ रहा है, बच्चे को लगा कि ये एक पक्षी उड़ रहा है, लेकिन जब उसने उन दोनों चीजों में डिफरेंस करना सीखा कि पक्षी भी आसमान में ही उड़ते हैं और एरोप्लेन भी आसमान में ही उड़ते हैं, तो वे किससे अंदर आ गया था, अकोमोडेशन के अंदर। समाविष्टीकरण यानी कि जो दिमाग में स्कीमा बिठाया था उसको अब चेंज करने का टाइम आ गया है, वो चेंज किसके अंदर आता है, अकोमोडेशन के अंदर। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है आपका इक्विलिब्रिएशन। ये क्या होती है, इक्विलिब्रिएशन एक ऐसा कंसेप्ट है, डिस्क्राइब करता है द कॉग्निटिव बैलेंसिंग ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन विद ओल्ड नॉलेज। यानी कि अवधारणा पुराने ज्ञान और नई जानकारी में एक संतुलन स्थापित करना इक्विलिब्रिएशन के अंदर आता है। नाम ही संतुलन है कि जो पुरानी जानकारी थी और जो नई जानकारी है उन दोनों के बीच में इक्वल बैलेंस रखना, ये आपका इक्विलिब्रिएशन में आता है। समझ में आ गया?
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है पियाजे की थ्योरी में? अब बिना सिर्फ सुनी सुनाई बातों को भी लिख के आ सकते हो ना? अगर मैं अब आपको बोलूं तो जीन पियाजे के बारे में लिख सकते हो ना? यस मैम। यस मैम। चलिए अब Yes, इससे ma'am. रिलेटेड आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए, आपकी बुक में जितने क्वेश्चन है इससे रिलेटेड सारे आपको करके आने हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो वाला टॉपिक करवाऊंगी। तो प्याजे से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो मैंने बता दिए, तो आगे पीछे जितने प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ प्याजे ऑफ एजुकेशन, नैतिकता क्या है, नैतिकता का अर्जन होता है, यह विरासत में मिलती है, वर्णन कीजिए। या फिर थ्रो द लाइट ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ प्याजे इन एजुकेशन। मैम हाँ जी मैम मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था, तो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं प्याजे की थ्योरी के बारे में शुरू से? बेटा एक बार तो रिवाइज तो मैं करवाती हूँ लास्ट में, ओके एक बार देखती हूँ। मैम, अभी मैं उसके लिए रिकॉर्डिंग इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन है उसके रिकॉर्डेड बाद सेशन आ जाएगा, आप वो देख लेना। मैम ये मेरा पहला क्लास है, तो आप क्लास अटेंडेंस ले रहे हो क्या? हाँ जी बेटा, मैं यहाँ से देखे तुम जो हैंड रेज कर देते हो डेली लेती हूँ मैं। अगर बोलने लग जाते हो ना तो फिर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। मैम अटेंडेंस ले रहे हो क्या आप जो? हाँ जी अटेंडेंस तो मैं डेली ही लेती हूँ बेटा, मैं फिर बोलती नहीं ना, फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। कोई बोलेगा मेरा नाम नहीं बोला, कोई बोलेगा मेरा नाम नहीं बोला। रोल नंबर नहीं बताया ना मैम? क्या नाम है आपका? किरोट टेची। क्या? किरोट टेची। लो पीछे। ठीक है बेटा, बता दूंगी मैं चेक करके कितना रोल नंबर है आपका। अब देखो एक बार फिर से ओवरव्यू ले रही हूँ क्या क्या किया है आज हमने। हे भगवान, ये कारपेंटर लगे हुए हैं, उनकी आवाज ज्यादा गूंज रही है अब। मैम एक क्वेश्चन था मेरा, सेकेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है मैम, हाँ जी तो अगर वो बच्चे का अच्छे से प्रॉपरली कंप्लीट नहीं है तो क्या ये इशू आ सकता है क्या उसकी स्टडी पे? हाँ जी बेटा, इशू तो ये आएगा ना, देखो मान लो कई बच्चों का ये फिर उसकी इंटेलिजेंसी में वाले टॉपिक में आ जाता है कि बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है ना उसमें डिफरेंस आ जाता है। कि मान लीजिए बच्चा प्री ऑपरेशन स्टेज में अगर उसकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो पाई थी तो आगे उसको बस चीजों को एकदम से एक्वायर नहीं कर पाएगा। वो जैसे एक बार बच्चे को समझाते हुए आ गए तो उसको 2-3 बार समझाना पड़ेगा, बस ये डिफिकल्टी उसको आ सकती है। तो मैम मेरा ये, तो मैम एक सवाल मेरा ये है, जैसे कि हमारा डीपीएसपी कहता है कि 6 to 14 एज जो होता है जिसमें कि गवर्नमेंट पढ़ाता है बच्चे को, और मेरा ये कहना है कि मैम ये जैसे अभी आप पढ़ा रही है तो पूरे एजुकेशन सिस्टम को पता होगा, तो वही चीज वो 4 to 14 कर देना चाहिए। क्योंकि होता है क्या है कि कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास जैसे पढ़ने, तो उनको मैं देखता हूँ कि बुनियाद चलता है दिल्ली में, जिसमें बच्चे को ये बताया जाता है क ख ग घ ABCD कैसे दो लेटर को जोड़ के वर्ड बना। मेरा कहना है कि मैम ये गवर्नमेंट तो कर सकती है कि ये जो प्याजे का जो सेकेंड थ्योरी है वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो भाई इसमें गवर्नमेंट जाके बोलो ना, मैम को क्यों बोल रहे हो? बेटा ये प्याजे की थ्योरी एप्लीकेबल हो रही है यहाँ पे, क्यों नहीं हो रही? आप बच्चे को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहे हो, आप स्टार्टिंग में प्ले वे मेथड यूज कर रहे हो, वो इसी थ्योरी को ही तो फॉलो कर रहे हैं। वो बस प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यहाँ पर हम उस चीज को थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले आज हमने किया है प्याजे की थ्योरी, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपकी 3 ही थ्योरी है आपके सिलेबस में, 3 थ्योरी है, एक प्याजे की, एक कोलबर्ग की और एक डिरेक्शन की। इन तीनों थ्योरी में से
एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन तो इन तीनों थ्योरी में से मिलेगा और एक क्वेश्चन जो बाकी यूनिट के जो टॉपिक बच गए हैं उनका बनेगा। ठीक है, तो बाकी में से तीनों थ्योरी जरूर पक्का कर जाना ताकि आपको 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप वहां पर करके आ सको। ठीक है, तो प्याजे की थ्योरी, इसको सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको बताए थे। इसको हम बोलते हैं स्टेज थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। जो जीन पियाजे हैं वो हमारे स्विट्जरलैंड के हैं और ये क्या है, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमैटिक वे से कॉग्निटिव डेवलपमेंट को दिया। इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, इसको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला जाता है और इनको फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने शुरू किया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस हाउ चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड फिगर आउट थिंग, कि बच्चा किस प्रकार सोच पाता है, चीजों को कैसे समझता है, ये होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग। उसके बाद हम आ गए हैं जीन पियाजे की थ्योरी पर। जीन पियाजे क्या थे, एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, एक क्रांतिकारी रचनावाद थे। उन्होंने कहा कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, और कुछ चीजें बायोलॉजिकल एबिलिटी उसको अपने पेरेंट्स से मिली हुई हैं। बच्चा अपनी आसपास की दुनिया को देख के अपनी समझ को विकसित करता है। ठीक है, अपने वातावरण को देखकर उसमें डिफरेंस करना सीखता है और अपने दिमाग में जो भी कंसेप्ट है वो क्रिएट करता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हम आ गए थे पियाजे की थ्योरी में, अलग अलग स्टेजेस हमने पढ़ी। 4 स्टेजेस इसने बताई थी। एक थी सेंसरी मोटर स्टेज, एक प्री ऑपरेशनल स्टेज, एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड लास्ट हमने पढ़ी थी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल के बीच में होती है। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज हमारी 0 से 2 ईयर हमारी सेंसरी मोटर स्टेज पर। हम प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 ईयर उसने बताई। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर हमने बताई एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज हमने 11 to 15 का इसमें जिक्र किया। ठीक है, सेंसरी मोटर नाम से पता लग रहा है कि बच्चा अपने सेंस ऑर्गन से सीखता है। तो सेंसरी मोटर में ये था कि बच्चे की स्कीमा स्टेज भी हम इसको बोलते हैं। सेंसरी मोटर को बच्चा इंद्रियों से सीखता है और किसे लर्न बाय फॉलो, देखकर सीखता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था प्री ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर में भी हमने अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात की थी। एक समय ऐसा होता है जब बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिविटी सीखता है। दूसरे में बच्चा प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन सीखता है, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन करना सीखता है, बच्चा पलटी मारना सीखता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट परमानेंसी के शुरू हो जाती है आपके 2 ईयर तक। उसके बाद हम आगे थे प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने पढ़ा था बच्चा कल्पना करना शुरू कर देता है, भाषा उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, उसके माइंड में थॉट आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बच्चा खुद से बातें करना शुरू हो जाता है, बच्चा क्यूरियोसिटी हो जाती है, बच्चा स्कूल विद्यालय जाने की आयु उसकी हो जाती है। अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिक स्टेज भी हम इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनता है आपका, ईगोसेंट्रिक स्टेज कौन सी होती है? ईगोसेंट्रिक स्टेज आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो आपकी 7 to 11 और कुछ कुछ बुक में 12 लिख रखी है। तो आपकी 7 to 11 ईयर, 7 to 11 ईयर इसमें बच्चा क्या है, अब लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है उसकी। बच्चा डिसेंट्रिक हो जाता है, अपना कंजर्वेशन करना सीख जाता है कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। कोई चीज मान लीजिए कोई आपको मारना चाहता है तो कैसे प्रोटेक्ट करना है खुद को, ये बातें सीख जाता है। उत्तरी क्या हुआ मैम? अरे कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वो लगा है एकदम से, फ्यूज उड़ गया लगता है शायद। सामने वो है ना टंकी रखी हुई है बिजली वाली, ट्रांसफार्मर, उसमें आग लग गई। चलो देखो, 7 to 11 ईयर बच्चा क्या है आपका,
क्लासिफिकेशन सीख जाता है, सीक्वेंस करना सीख जाता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम फॉर्मल स्टेज में। 11 to 15 फॉर्मल स्टेज में बच्चे ने क्या क्या सीख लिया। अब है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी, अमूर्त चिंतन यानी कि इमेजिनेशन, दिमाग में सोचता है वो चीजें उसके दिमाग में आ जाती है। मेंटल कन्फ्लिक्ट उसका शुरू हो जाता है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग शुरू हो जाती है, और आपकी हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी उसकी शुरू हो जाती है। तो ये 4 स्टेजेस हमने पढ़ी, और उसके बाद हमने पढ़ा था टीचर का क्या क्या रोल है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब यहाँ तक ये सारी जीन प्याजे की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो कल करेंगे इरेक्शन की थ्योरी। और बेटा चाहे आप इस टॉपिक में से इसमें से कुछ करें ना करें इस यूनिट में से, पर ये तीनों थ्योरी पक्के से कर लेना, क्योंकि तीनों थ्योरी में से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, प्याजे की, कोलबर्ग की और इरेक्शन की। प्याजे पे आज खत्म करा दिए, कोलबर्ग की कल हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है मैम जो पढ़ा रही उसी से प्रैक्टिकल आएगा क्या? क्या बेटे? जिसमें से पढ़ाए 20 नंबर का प्रैक्टिकल यहीं से आएगा? हाँ जी, मैंने बोला ना, एक तो तीनों थ्योरी में से एक क्वेश्चन बनेगा, और एक क्वेश्चन बनेगा बाकी यूनिट के जो टॉपिक बच गए ना उनमें से। तो ये 3 पक्का कर लोगे तो भी आप 16 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। 60 अब किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो मैम, ऑल क्लियर। नो मैम। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल। थैंक यू सो मच मैम। मैम इस मैं कोई छोड़ती नहीं हूँ, साथ साथ क्लियर करवा रही हूँ सारी चीजें। मैम इसका रिकॉर्डिंग भी डाल दीजिएगा। अब चलो मैं जा रही हूँ। अब आपको बाकी जो भी बातें करनी है वो आप मीटिंग में से कर लीजिए।